अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? आज की ये वीडियो में हम बात करेंगे पुर्तगाल के जॉब सीकर वीज़े के बारे में। तो अगर आप लोगों में से कोई इंटरेस्टेड है या कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है तो ये वीडियो एंड तक देखें। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप जॉब सीकर वीज़े की एप्लीकेशन को फिल करने की कोशिश करेंगे। मैं पूरा तरीका बताऊँगा और इंशाल्लाह मैं 100% ऑथेंटिक जो है इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं इस प्रोसेस से खुद गुज़र चुका हूँ। तो जब बंदा खुद पर्सनली उस प्रोसेस से गुजरे तो फिर उसके पास वैलिड इन्फॉर्मेशन होती है। मैंने जब ये प्रोसेस शुरू किया था तो यूट्यूब पे वीडियोस देखी थी और मैं जो है वो इंस्पायर हुआ थोड़ा सा। तो मैंने बोला ये तो बड़ा आसान काम है, तो 1 मिनट में मैंने ये कर लेना सारा कुछ। तो मेरा कज़न था, सऊदी अरब में था, तो उसका मैंने अप्लाई करना था। तो मैंने शुरू किया, लेकिन जैसे मैंने कदम रखा इस प्रोसेस में तो फिर पता चला कि इसमें तो बहुत ज़्यादा जो है वो टेक्निकल इश्यूज़ हैं, टेक्निकल पॉइंट्स हैं, जो कि वीडियोस में यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा 99% जो यूट्यूबर्स हैं उन्होंने नहीं मुझे बताए हुए थे। तो खैर थोड़ी सी मुश्किल हुई, थोड़ा सा गिव अप करने की भी मेरे जहन में आया कि मैं ये नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा। लेकिन फिर जो है मैंने फ़ैसला किया कि नहीं, अब जो भी प्रोसेस है जैसे भी होगा मैं करूँगा इंशाल्लाह, और हम इंशाल्लाह इसका जो है वो नतीजा निकलता है। तो नतीजा क्या निकला था वो तो बाद की बात है, नतीजा हमें मिल चुका है इंशाल्लाह, वो मैं आपको वीडियो के एंड पे बताऊँगा। लेकिन फ़िलहाल अभी प्रोसेस शुरू करते हैं, आपको बताते हैं कि ये सारा प्रोसेस कैसे होता है और कैसे कैसे। और स्पेशली ये वीडियो उन लोगों के लिए जो सऊदी अरब, यमन, ओमान जो है उन इलाकों में से वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, पुर्तगाल का जॉब सीकर वीज़ा जो डी कैटेगरी का होता है, क्योंकि वहाँ पे पुर्तगाल की एम्बेसी नहीं है, तो वो भी सऊदी अरब में आके रियाज में जाके जो है वो वीज़ा अप्लाई करते हैं। तो आइए सीधा स्क्रीन पे लेके चलते हैं आपको, तो बाकी की बातें स्क्रीन पे करते हैं। ओके जी दोस्तों, हम सबसे पहले हमने अंकल गूगल को ओपन कर लिया। तो गूगल में हम लिखते हैं जनाब पुर्तगाल का जॉब सीकर वीज़ा। ठीक है जी, पुर्तगाल जॉब सीकर वीज़ा रियाद। ठीक है जी, तो अब ये हमें सीधा जो है वो रियाज की जो है वो एम्बेसी में ले जाएगा हमें। ठीक है, ये सबसे ऊपर वाला लिंक जो है इसको क्लिक करते हैं। ठीक है जी, एम्बेसी ऑफ पुर्तगाल इन सऊदी अरेबिया। ठीक है, तो इन्होंने 3 किस्म के वीज़े ये कर रहे हैं, जो एम्बेसी डील कर रही है 3 किस्म के वीज़े कर रही है डील। शेंजन वीज़ा एप्लीकेशन, शॉर्ट टर्म स्टे इन पुर्तगाल, नेशनल वीज़ा एप्लीकेशन, स्टे फॉर मोर देन 90 डेज इन पुर्तगाल, जॉब सीकर वीज़ा एप्लीकेशंस। अच्छा, जब मैंने वीडियोस देखी थी यूट्यूब पे सबसे पहले, तो उन वीडियोस में ये था कि आपको वीएसएफ जो है वो करेगी, जॉब सीकर वीज़ा जो है वो उसको इशू करेगी या वो उसको डील करेगी। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। पहले कभी हुआ करेगा, लेकिन अब हकीकत में ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ जो पुर्तगाल का जॉब सीकर वीज़ा वो सिर्फ और सिर्फ एम्बेसी डील करती है। पुर्तगाल की जो मेन एम्बेसी या रियाज के अंदर सिर्फ वो डील करती है, इसके अलावा वीएसएफ ये काम नहीं करता जॉब सीकर वीज़े का। तो हम जॉब सीकर वीज़े की शुरू करते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है जी, प्लीज़ नोट द अपॉइंटमेंट्स फॉर द नेक्स्ट सेवरल मंथ्स आर ऑल फुल एट द मोमेंट विच कैन रिजल्ट इन परसिस्टिंग एरर मैसेज ड्यूरिंग द बुकिंग प्रोसेस। ठीक है, वो कह रहे हैं कि अगर आप अपॉइंटमेंट बुक करने की कोशिश करेंगे तो आपको बार बार एरर आएगा, क्योंकि सारी अपॉइंटमेंट्स ऑलरेडी फुल हैं। तो इसलिए फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बार बार ट्राई करते रहें। तो सबसे पहले तो वो कहते हैं जी, बुकिंग करने के लिए इस लिंक को क्लिक करें, और जो डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए उनको चेक करने के लिए इस लिंक को क्लिक करें। अब हम सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स देखते हैं कि डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए जॉब सीकर वीज़ा में। डॉक्यूमेंट्स जी, सबसे पहले आ गया जी नेशनल वीज़ा एप्लीकेशन। सबसे पहले तो वीज़ा एप्लीकेशन फ़िल करते हैं जी। ठीक है, सबसे पहले आपने वीज़ा एप्लीकेशन फ़िल करना है, ये वाला। ठीक है, इसको आप जो है वो PDF से वर्ड में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, तो इजीली आप जो है इसको एडिट कर सकते हैं, ऑनलाइन ही एडिट हो जाएगा आपका। तो उसके लिए जो सबसे बेस्ट वेबसाइट थी, मैंने इसको किया था PDF टू वर्ड। जी, तो आई लव PDF ये सबसे बेहतरीन जो है वो एप्लीकेशन है या वेबसाइट है, जिधर से आप अपनी PDF को जो है वो वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं और इसको फिर आप एडिट कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से फिल कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये जनाब वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है, ये आपने फिल करना है। सर नेम, फैमिली नेम, पासपोर्ट के मुताबिक, करंट नेशनैलिटी, प्लेस ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, हर चीज़, ठीक है। उसके बाद आपका जो सिविल स्टेटस है वो आप इधर फिल करेंगे, मेल है फीमेल है। तो बहुत इजी है। नेशनल आईडी कार्ड आपका पाकिस्तान का ही है, जिधर के भी आप, इंडिया के जिधर के भी आप, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ़ ट्रैवल डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट का नंबर आपका, ठीक है। उसकी डेट ऑफ़ इशू और डेट ऑफ कब वो एक्सपायर हो रहा है और किस कंट्री ने इशू किया है वो सारा लिखना है। उसके बाद आपका अगर कोई पर्सनल फैमिली मेम्बर उधर है, रहता पुर्तगाल में, यूरोपियन यूनियन में, तो उसका लिखना है। तो उसके बाद आपका होम एड्रेस लिखना है, आप जिस भी कंट्री के हैं, सऊदी अरब में रह रहे हैं या आप यमन में रह रही हैं, ओमान में रह रहे हैं, आपका फ़ोन नंबर उधर का। उसके पास आपके पास रेजिडेंस परमिट, इकामा जो आपका वो लिखना है, आपने इकामे का नंबर लिखना है और वो इकामा एक्सपायर कब हो रहा है, ठीक है। तो उसके बाद आपने अपने एम्प्लॉयर का एड्रेस लिखना है, मतलब जो आपका कफ़ील है उसका एड्रेस लिखेंगे आप, ठीक है। कफ़ील का फ़ोन नंबर लिखेंगे। तो उसके बाद पर्पज़ आपका क्या है, तो इधर आपने पर्पज़ लिख देना जनाब अदर्स में जाके इधर लिख देना आपने जॉब सीकर वीज़ा, ठीक है, क्योंकि इधर जॉब सीकर वीज़ा की ऑप्शन नहीं है, तो अदर में करके जॉब सीकर वीज़ा, ठीक है जी। तो उसके बाद आपको ये सिर्फ ये पुर्तगाल ऑलरेडी लिखा हुआ है, आपको ये एडिट करने की ज़रूरत नहीं है, ना ये एडिट होगा, ठीक है। तो मेंबर ऑफ़ फर्स्ट एंट्री, ये भी पुर्तगाल इधर आएगा, आपको सिंगल एंट्री वीज़ा मिलेगा और वो सिर्फ पुर्तगाल के लिए ही वैलिड होगा। इसके बाद में हम एक तफसील से बात करते हैं। तो इधर आपको कुछ भी बेशक ना भी करें, उनको ऑलरेडी पता है कि ये सिंगल एंट्री वीज़ा ये सिर्फ, ठीक है। तो अगर कोई आपको इनवाइट कर रहा है तो उसका फ़र्स्ट नेम और सर नेम लिखेंगे। अगर आपने कोई होटल बुकिंग किया तो फिर उसका ये सारा होटल का नाम और सारा उसकी एड्रेस वगैरह लिख देंगे, ठीक है। तो उनका फ़ोन नंबर इधर लिख देंगे, उनका नेम इधर लिख देंगे, होटल का नाम, फिर इधर दोबारा से ये फिर वही चीज़ दोबारा से लिख देंगे। कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग इज़ कवर्ड बाय, मतलब सेल्फ, अगर आपने ये लिखा हुआ है नीचे ऑप्शन है, इनमें से क्लिक करना है कि कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग एंड लिविंग ड्यूरिंग द एप्लीकेंट स्टेज कवर्ड बाय द एप्लीकेंट हिमसेल्फ। कैश है, ट्रैवलर चेक है, क्रेडिट कार्ड है, प्रीपेड अकोमोडेशन है, या क्या क्या इनमें से। तो आपने बाय द एप्लीकेंट हिमसेल्फ, मतलब कि आपने खुद ही करना है, तो आप इधर कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जनाब नीचे प्लेस एंड डेट और सिग्नेचर, ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो गया, इतना ही काम था इसका। अब जनाब अब हम उसके बाद हम देखते हैं दूसरे नंबर पे पासपोर्ट, वैलिड फॉर 3 मंथ्स आफ्टर द एस्टिमेटेड डेट ऑफ रिटर्न, ठीक है जी। पासपोर्ट और द ट्रैवल डॉक्यूमेंट वैलिड फॉर 3 मंथ्स आफ्टर द एस्टिमेटेड डेट ऑफ रिटर्न, मतलब जब आपने वापस आना उसके बाद 3 मंथ तक ये वैलिड होना चाहिए आपका पासपोर्ट। मतलब बिल्कुल ही ये 4 महीने का वीज़ा होता है, 120 दिन का। तो ये नहीं कि आपके पासपोर्ट को ख़त्म होने में 150 दिन यानी कि 5 महीने रहते हों तो फिर नहीं ये वैलिड होगा, आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा, ठीक है। पासपोर्ट आपका कम से कम 3 को छोड़ें 6 महीने वैलिड होना चाहिए वीज़ा ख़त्म होने के बाद, ठीक है। उसके बाद फ़ोटो 2 तस्वीरें आपकी लगेंगी। प्रूफ ऑफ रेगुलर स्टेटस इफ़ यू आर ऑफ नेशनैलिटी अदर दैन दैट ऑफ द कंट्री वेयर यू आर अप्लाइंग फॉर, मतलब अगर रेगुलर स्टेटस आपके इकामा इधर लगेगा, ठीक है। आपका इकामा अरेबिक में होता है तो आप उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन किसी भी जो है वो फ़ोटो कापी वाले से या किसी भी जाके उधर बैठे होते हैं, उनको पता नहीं क्या कहते हैं, उनके पास जाएंगे तो आपको निकाल देंगे। रिक्वेस्ट फॉर क्रिमिनल रिकॉर्ड इंक्वायरी, ठीक है जी। रिक्वेस्ट फॉर क्रिमिनल रिकॉर्ड इंक्वायरी, ये फॉर्म आपने फिल करना है, ये पुर्तगीज़ में है। तो इसको हम क्या करते हैं कि इसको कॉपी करके, ठीक है, कॉपी गूगल ट्रांसलेटर, गूगल ट्रांसलेट, ठीक है जी। तो इसको जनाब इधर पेस्ट किया, ये जनाब उसने इंग्लिश में आपको बता दिया। डिक्लेरेशन ऑफ ऑथराइजेशन, आई जो भी आपका नाम है, सन ऑफ आपके वालिद का नाम, एंड ऑफ आपकी मदर का नाम, बॉर्न ऑन आपके किस का पैदा हुए थे, और जो है वो नेशनैलिटी आपकी पाकिस्तानी है जो भी आप, बियर ऑफ पासपोर्ट नंबर आपका इधर आएगा, पर्पज़ ऑफ जॉब सीकर वीज़ा, और इधर एंड पे आपने डेट डालनी है, डेट की लिखी हुई है ये सारी, ठीक है। और नीचे आपके सिग्नेचर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आप वही इसको फिर कर सकते हैं। इस डॉक्यूमेंट को आप PDF में जाके, मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। तो डाउनलोड इसको करते हैं डेस्कटॉप पे, ऑटो कंसुलेट RC, तो सिलेक्ट PDF,
डेस्कटॉप से कौन सा था, ये जनाब आ गया, कन्वर्ट टू वर्ड, डाउनलोड वर्ड, ये जनाब आपका वही डॉक्यूमेंट वर्ड में डाउनलोड हो गया आपका। ठीक है, अब आप इसको एडिट कर सकते हैं आराम सुकून से। ठीक है, तो इसको पुर्तगीज़ में रहने देना, इसको ट्रांसलेट आपने नहीं करना। वैसे आप इसकी ट्रांसलेशन साथ साथ देख सकते हैं। ये साथ है, ऐसे उसको ओपन कर लें, डिक्लेरेशन ऑफ ऑथोराइजेशन है ये। ठीक है, तो इसको साथ आप ऐसे ऐसे करके जो है वो देख सकते हैं। ठीक है जी, तो ऑथोराइजेशन ऑफ डिक्लेरेशन जो है, आई आगे आपका नाम और उसके आपके फादर का नाम, मदर का नाम, और आप नेशनैलिटी आपकी, डेट ऑफ पासपोर्ट नंबर आपका, फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ, और ये एंड पे जाके डेट जो आती है। ठीक है ना, तो ये आप इधर से ऐसे देख के इसको, तो ऐसे इधर इसको फिल कर सकते हैं। तो ये बस ऐसे फिल करके आपने नीचे साइन करना, ये आपका डॉक्यूमेंट रेडी है। अब जनाब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। उसके आगे क्रिमिनल रिकॉर्ड सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ द कंट्री ऑफ एप्लीकेंट्स नेशनैलिटी और ऑफ द कंट्री वेयर द एप्लीकेंट हैज़ रेजिडेड फॉर ओवर अ ईयर। अगर आपको सऊदी अरब में या यमन में या ओमान में 1 साल से ज़्यादा आए हुए हो गए हैं, तो फिर आपका वहाँ का सऊदी अरब का आपको, या अपने कंट्री जो आपका अरब कंट्री है वहाँ का आपको पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे जो कज़न थे उनको बनवाना पड़ा था, क्योंकि उसको 3 साल हो गए थे सऊदी अरब में, तो उसने बनवाया था। इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, सब कंट्रीज़ का प्रोसेस सेम ही होता है। तो सबसे पहले आपको जाना पड़ता है अपनी पाकिस्तान एम्बेसी में। पाकिस्तान एम्बेसी में जाके आप उधर से एक लेटर लेते हैं, जो कि रिक्वेस्ट होती है क्रिमिनल सर्टिफिकेट की, कि पाकिस्तान एम्बेसी एक पुलिस स्टेशन को रिक्वेस्ट करती है कि ये हमारा जो बंदा है इसको आप पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट इशू कर दें। तो वो रिक्वेस्ट लेटर लेके जाते हैं आप पुलिस स्टेशन में। पुलिस स्टेशन वाले आपको तकरीबन 10 से 12 दिन का टाइम देते हैं, और उसके बाद आपको कॉल करते हैं कि आके अपना पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट ले जाएं। पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट लेने के बाद आप लोग जाते हैं, जो पहला आप जो रिक्वेस्ट लेटर होता है उसको फिर आप मिनिस्ट्री जो फॉरेन अफेयर्स पाकिस्तान की है उधर से अटेस्ट भी करवाते हैं, फिर उसको पुलिस स्टेशन लेके जाते हैं। तो पुलिस स्टेशन में से जब आपको करैक्टर सर्टिफिकेट मिल जाता है तो वो आप फिर लेके जाते हो सऊदी फॉरेन अफेयर्स में। ठीक है, सऊदी फॉरेन मिनिस्ट्री में जाते हो, वहाँ पे जाके अटेस्ट करवाते हो। और फिर उसको एक और चीज़ जो इधर सबसे टेक्निकल पॉइंट है, जो जिसकी वजह से वीज़ा रिफ्यूज़ आपका हो जाता है, वो ये है कि ये पूरा पढ़ना आपने। एंड पे लिखा हुआ है विद, ठीक है, विद हैग पोस्टल। अब हैग पोस्टल क्या है जी, हैग पोस्टल क्या है जी, हैग पोस्टल, ठीक है जी, हैग पोस्टल कंट्री लिस्ट जी, हैग पोस्टल। अब इसमें देखते हैं जी सऊदी अरब आता है कि नहीं आता। सऊदी अरेबिया, ये जनाब सऊदी अरब ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब जब सऊदी अरब हैग पोस्टल में हिस्सा जो मतलब के हिस्सेदार है, तो फिर इसका मतलब ये है कि सऊदी अरब का कोई भी डॉक्यूमेंट, अगर आपने सऊदी गवर्नमेंट का इशू किया हुआ कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपने यूरोप में इस्तेमाल करना है तो उसको हैग पोस्टल करवाना पड़ेगा। अब हैग पोस्टल के लिए वो जद्दा फॉरेन मिनिस्ट्री में मेरा कज़न गया था, लेकिन उन्होंने बोला कि उनका सिस्टम काम नहीं कर रहा, तो इसके लिए उसको रियाज जाना पड़ेगा। तो खैर वो रियाज गया फिर, ठीक है, रियाज उसको जाना पड़ा। तो रियाज गया सीधा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में जद्दा में। ठीक है, वहाँ पे जाकर उसने बताया कि मैंने इसको अपने पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट को हैग पोस्टल करवाना है। उन्होंने जनाब 10-15 मिनट में उसको वो काम उसका कर दिया। फ़ीस उसकी ली थी, जो भी उसकी फ़ीस थी, वो आपका पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट आपसे ले लेते हैं और आपको एक न्यू डॉक्यूमेंट इशू करते हैं हैग पोस्टल का। ठीक है, न्यू डॉक्यूमेंट इशू करते हैं हैग पोस्टल का, उसके ऊपर बार कोड लिखा होता है कि ये बार कोड वाला डॉक्यूमेंट हैग पोस्टल है, मतलब बिल्कुल जेन्युइन है। तो आपकी जो एम्बेसी है वो सिर्फ उस बार कोड को स्कैन करते तो उनके सामने ऑटोमेटिकली आपका जो है वो पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट आ जाता है। ठीक है, तो ये भाई सऊदी अरब से जो करने वाले हैं उनके लिए ये हैग पोस्टल मस्ट है। मेरे कज़न के साथ एक बंगाली भाई गया था वीज़ा अप्लाई करने और उसका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया था, और उन्होंने ऑब्जेक्शन ये लगाया था कि आपका पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट हैग पोस्टल नहीं था। ठीक है जी, अब आगे वैलिड ट्रैवल इंश्योरेंस। ठीक है जी, वैलिड ट्रैवल इंश्योरेंस हम करते हैं यूरो असिस्टेंट से, यूरोप असिस्टेंट इंश्योरेंस। ठीक है जी, अब जनाब हम यूरोप असिस्टेंट निकाल लिया, किधर गया अभी यूरोप असिस्टेंट, ये जनाब यूरोप असिस्टेंट आ गया।
ठीक है। तो हमने करना है ये वाला, मिनिमम जो है वो 30,000 होना चाहिए, और कवरेज इन शेंजन एरिया, ठीक है, और एमरजेंसी जो है वो कवरेज होनी चाहिए। तो हम ये वाला करते हैं, शेंजन कवरेज कोट लेते हैं, ठीक है। ट्रैवल डेट्स जो भी हैं आपकी, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कर लेते हैं, अभी जुलाई है तो हम कर लेते हैं जी सितंबर की 2 तारीख को जाना है हमने, और हमने 2 महीने की करते हैं, और नवंबर की 2 तारीख को वापस आना है हमने। कंट्री ऑफ रेजिडेंस आप सऊदी अरेबिया में हो, ठीक है। सी द प्राइस, ये देखें जी 72 यूरो आ रही है जी, ठीक है। इसमें आपकी कवरेज है पूरी शेंजन एरिया में, असिस्टेंस इन इवेंट ऑफ डेथ में भी अगर आप उधर मर जाते हैं, अल्लाह ना करे, तो वो आपकी बॉडी को भी वापस लेके जाएंगे। असिस्टेंट इन इवेंट ऑफ इलनेस और इंजरी अप टू 30,000 यूरोस, कोई आपको चोट लग जाती है या कोई आपको इंजरी आ जाती है, बीमार हो जाते हैं, तो 30,000 यूरो तक आपका जो वहाँ पे इलाज मुआवजा वो कर सकते हैं, ठीक है। तो 72 यूरोस की ये आ रही है, ये बुक कर ली जनाब। उसके बाद जनाब आगे जी कॉपी ऑफ रिटर्न ट्रांसपोर्ट टाइटल, मतलब कि रिटर्न टिकट आपने करवानी है, और वो 100% करेक्ट करवानी है। डमी टिकट्स ना बनवाएं, एजेंट्स के साथ जो फेक टिकट्स हैं वो ना बनवाएं। सिंपल आपको बताता हूँ, स्काई स्कैनर पे जाएं, ठीक है जी। वहाँ पे जनाब जद्दा से पोर्टो ऑलरेडी देखें लिखा हुआ है, जद्दा से पोर्टो हम कर लेते हैं जनाब। 2 सितंबर से जा रहे हैं और रिटर्न हमारा हो रहा है 2 नवंबर, ठीक है जी। 2 सितंबर से 2 नवंबर, देखते हैं जी हमें कितने की टिकट मिलती है। वाह, ये देखिए जी 214 पाउंड रिटर्न टिकट आपको मिल रही है, लेकिन इसमें चेंज एयरपोर्ट इन मिलान है, ये वाली हम नहीं कर सकते, ये वाली हम नहीं कर सकते। एयरपोर्ट नहीं चेंज होना चाहिए, क्योंकि ये आपका वीज़ा फिर रिफ्यूज़ हो जाएगा अगर एयरपोर्ट चेंज। वो वाली आपने फ़्लाइट करवानी है कि सेम एयरपोर्ट पे अगर कोई, ऑफ कोर्स सऊदी अरब से कोई भी डायरेक्ट जो फ़्लाइट लिस्बन या पोर्टो नहीं जाती, तो कनेक्शन फ़्लाइट ही आप करवाएंगे। तो ये है कि उसमें कोशिश ये करनी है आपने कि आप जिस एयरपोर्ट से लैंड हो उसी एयरपोर्ट से अगली जो आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट हो उसी एयरपोर्ट से हो, एयरपोर्ट चेंज ना करना पड़े। अब ये देखें हमारे पास आ रही है 245 पाउंड की, तो 245 पाउंड कितना बनता है, पाउंड टू SAR, ठीक है जी। 245 245 पाउंड, तकरीबन 1170 रियाल की रिटर्न टिकट आ रही है, ठीक है जी। तो ये आपने कर लेनी है, ठीक है। लेकिन आपको एक बात बताता चलो कि ये नॉन रिफंडेबल होगी, क्योंकि ये सस्ती टिकट्स होती हैं, ये रिफंडेबल नहीं होती, ठीक है, ये नॉन रिफंडेबल होती हैं। आप ऐसे ही समझ लीजिए कि अगर आप किसी एजेंट को कहते हैं जी वीज़ा अप्लाई करें, तो वो आपसे कुछ एडवांस लेता है, ठीक है, कोई 5 लाख या 4-5 लाख एडवांस लेता है। ये एडवांस इस चीज़ के लिए लेता है कि वो सारी ये चीज़ें आपको बुक करता है वो आपकी वीज़े के लिए, ठीक है ना। और खैर अगर वीज़ा लग जाए तो उसकी चांदी निकल जाती है, उसको 20-25 लाख का मुनाफा हो जाता है। अगर वीज़ा नहीं लगता तो उसको 2-3 लाख का नुकसान हो जाता है, और वो नुकसान वो किसी और क्लाइंट के जिसका वीज़ा लग जाता है उसमें से पूरा हो जाता है, ठीक है। तो प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल, लेकिन ज़्यादातर एजेंट्स वो फेक डमी टिकट्स भी चलाते हैं। प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज इक्विवेलेंट टू एटलीस्ट सम ऑफ 3 गारंटेड मंथली मिनिमम सैलरीज। अब मंथली मिनिमम सैलरी जो पुर्तगाल में वो 740 यूरो है, तो मतलब कि 3 मंथ्स की मिनिमम सैलरी हो गई तकरीबन समझ लीजिए 2200 यूरो। तो यूरो टू SAR, तो 2200 यूरो को हम करें तो तकरीबन ये देखें 9000 रियाल जो है वो आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए 9000 रियाल की, ठीक है। तो हमने जो बैंक स्टेटमेंट मैंने अपने कज़न की लगाई थी वो 12,000 रियाल की लगाई थी, ठीक है, और वो सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस 12,000 रियाल था, मेंटेन्ड बैंक स्टेटमेंट नहीं थी,
ठीक है। वैसे मैंने 6 महीने की लगाई थी, तकरीबन 5-6 महीने पहले उसकी अकाउंट्स में कुछ ट्रांजैक्शंस हुई थी, कोई उन्होंने कोई दुकान सेल की थी या कोई इस तरह का कोई मामला उनका हुआ था। तो मैंने ये सोचा कि चलो वो ट्रांजैक्शंस भी आ जाए तो अच्छा इंप्रेशन एक हो जाएगा। तो 6 महीने की मैंने स्टेटमेंट उसकी राजी बैंक की थी वो लगाई थी, और बिल्कुल स्टेटमेंट निकलवाने से 1-2 दिन पहले उस अकाउंट में ट्रांसफ़र किए थे 12,000 रियाल। ठीक है। तो जो क्लोजिंग बैलेंस था वो 12,000 रियाल था। तो उसके बाद जनाब ये कोशिश करें कि 10, 11, 12,000 रियाल तक आपकी बैंक स्टेटमेंट हो जाए, और कोशिश करें कि 3 से 6 महीने पुरानी जो है बैंक स्टेटमेंट लगाएं। तो बैंक स्टेटमेंट, रिटर्न टिकट और पुलिस सेक्टर सर्टिफिकेट हैग पोस्टल हुआ ये सबसे मेन जो है ना वो आप समझ लें कि डॉक्यूमेंट्स हैं। उसके बाद आगे स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स, ये अब 2 डॉक्यूमेंट्स और हैं। उसके सबसे पहले तो आगे डेक्लेरेशन विद इंडिकेशन ऑफ द कंडीशंस फॉर द एस्टिमेटेड स्टे, मतलब आपने कवर लेटर लिखना है, उनको बताना है कि आप किन कंडीशंस में उधर रहेंगे और आप क्या क्या करेंगे और कैसे कैसे करेंगे, आपका प्लान क्या है। और नंबर 2 ये प्रूफ ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेक्लेरेशन ऑफ एक्सप्रेशन, ये बहुत ईजी है, आपने ये ऑनलाइन फॉर्म एक फिल करना है बस, और 2 घंटे के बाद वो आपको इसका एक जो है वो फॉर्म भेज देंगे, आपकी ईमेल पे आ जाएगा, तो वो बस आपने उसको करना है। इसके अलावा और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये यू मस्ट फिल इन द फॉलोइंग फॉर्म, ये बस फॉर्म फिल करना है, बहुत इजी है। वही इसमें अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ और ये सारा कुछ डालना है। ठीक है, ये बहुत इजी है। आपने इसमें डालना है कि आपका एक्सपीरियंस किस किस में है। तो मैंने अपने कज़न का डाला था कि उसको जो है वो मेसन का काम आता है, उसको जो हाउस कीपिंग है, जो रेस्टोरेंट्स हाउस कीपिंग, जो टूरिज़म की होटलों में काम होते हैं वो आते हैं। तो वो जो भी आपको आता है उसमें आपने बिल्कुल भी जो है वो घबराना नहीं है, आपने बिल्कुल भी जो है ना वो इसके बारे में नहीं सोचना कि वो कोई वेरीफाई ना कर लें ये वो है। तो अगर आप इधर अनस्किल्ड वर्कर भी कर देंगे तो भी कोई मसला नहीं है। ठीक है, ये जॉब सीकर वीज़ा है, इसके लिए आपको जॉब नहीं चाहिए, आप जॉब ढूंढने के लिए उधर जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको कोई भी इसमें ना लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट ना कोई और रिक्वायरमेंट है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये जनाब ये 2 स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स थे। अब ये करने के बाद अब ये जो हम डेक्लेरेशन विद इंडिकेशंस ऑफ द कंडीशंस फॉर द एस्टिमेटेड स्टे, जो कवर लेटर है आपका, ये आपने लिखना, और इसका कमाल होना है वीज़ा ऑफिसर को आपने इस लेटर के थ्रू कन्विंस करना है कि आपको वो वीज़ा क्यों दे। इस booking.com से 2 महीने के होटल्स बुक किए थे। ठीक है, booking.com से 2 महीने के होटल्स बुक किए थे। ये वेबसाइट है जनाब, आप लोग इधर जा सकते हैं। तो इधर आप एंटर करें पोर्टो, ठीक है जी, और आप इधर से आराम सुकून से जो है वो अपना होटल्स वगैरह बुक कर सकते हैं बगैर पे किए। आपको वो जब होटल बुक करने लगेंगे तो आपसे वो आपका कार्ड, वीज़ा कार्ड मांगेगा, लेकिन उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप अपना कार्ड दें, वो बिल्कुल भी पैसे नहीं काटेंगे आप, लेकिन मेक श्योर कि आप वो वाली ऑप्शन चूज़ करें जिसमें फ़्री कैंसिलेशन होती है। ठीक है, ताकि आप बाद में कोई खुदा नाश्ता वीज़ा नहीं लगता तो आप आसानी से फ्री उसको कैंसिल करा सकें, आपके पैसे ना आपको काटे जाएँ आपके कार्ड से। तो मैंने 2 महीने की booking.com से उसकी बुकिंग शो की थी, मेरे पास पड़ी होगी डेस्कटॉप पे। ये देखें, ये मतलब ये डिफरेंट होटल्स की ना 1 2 3 4 5 6 डिफरेंट होटल्स की 15-15 दिन की, 20-20 दिन की, एक हफ्ते की, मैंने जो सस्ते वाले थे उनकी बुकिंग्स शो की। तो ये देखिए यहाँ दी, ये आप देख सकते हैं लिस्बन साउथ हॉस्टल। ठीक, मैं आपको कोशिश करता हूँ कि यहाँ से अगर मुझे मिलता है तो वो मैं पढ़ के डेक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन, ये मिल गया मैं आपको। तो ये जनाब मैंने वो डेक्लेरेशन जो मैंने कवर लेटर लिखा था ये मैंने ओपन किया है। ठीक है, तो मैं इसलिए आपको थोड़ा सा ऊपर से नहीं दिखा रहा क्योंकि मेरे कज़न्स की पर्सनल डिटेल्स हैं, उसके अंदर पासपोर्ट नंबर वगैरह सारा कुछ उसके अंदर है। तो इधर से सबसे पहले ऊपर जो है वो आपने अपने डिटेल्स लिखनी है। ठीक है, उसके बाद ये देखें, अब उसने अपनी पॉलिसी नंबर लिखा हुआ, ये पॉलिसी नंबर है। एज ए लॉ अबीडिंग सिटीजन I will respect the laws of Portugal, will never engage myself in any intention of misusing the opportunity which will be given to me. I am working as a housekeeper and I have almost 3 years of housekeeping experience which will be very helpful for me to score a job in the hospitality industry. Back in Pakistan, I used to work with my father and uncles in a family-run construction business. I am an experienced mason as well. Portugal is a tourist country due to its rich history, have a great potential in tourism and hospitality, job industry and construction industry, which is a non-stop industry as well. I am very confident that I will be able to get a job within my intended stay.
I will be starting my job search effort from Porto in the north. I have booked my stay for first month in Porto, and which I will be exploring job opportunities within the city and in different towns and counties around the city using Andate tour travel pass. अब ये मैंने गूगल से देखा था कि वहाँ पे पोर्टो के अंदर एक ट्रैवल पास इस्तेमाल होता है जो डेली होता है या वीकली होता है, तो वो सिर्फ आपको एक ही दफ़ा ख़रीदना पड़ता है, उस पर पूरी ट्रैवल फिर आपकी फ्री मतलब उसी कार्ड पे हो जाती है। तो मैंने उसका भी जिक्र किया कि मैं वो ट्रैवल पास लूँगा, तो जिससे मैं विच विल सेव मी मनी एंड विल प्रोवाइड मी हैसल फ्री ट्रैवलिंग। ठीक है, आफ्टर ट्राइंग माई लक इन पोर्टो आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू लिस्बन द कैपिटल एंड आई विल अप्लाई द सेम प्रोसीजर ऑफ स्टेइंग, एक्सप्लोरिंग, सर्चिंग एंड ट्रैवलिंग अराउंड द सिटी। आई विल ऑल्सो बी यूजिंग ऑनलाइन जॉब प्लेटफॉर्म सच एज, ये मैंने गूगल से लिंक किया था। While working in Saudi Arabia for last few years, I had some savings which I will be using now to fulfill my financial needs during my stay in Portugal and requirement for the visa. I have reserved my accommodation as well, which will cost me almost 1700 euros, approximately 7000 Saudi Riyal for the whole duration. I believe I will still have enough money for traveling and food. I recently renewed my Saudi work permit and it will be expiring on 11th March 2024. नीचे आगे डेट और साइन। ठीक है जी, तो ये कवर लेटर था, उसमें उसको मैंने हर चीज़ ओपनली बता दी कि मैं क्या हूँ मेरा। और इसमें प्लस पॉइंट मेरे कज़न के क्या थे कि उसने अभी रिसेंटली इकामा जो है अपना वर्क परमिट है वो रीन्यू कराया था सऊदीया का, जो कि अगले साल मार्च में 2024 में जो है वो एक्सपायर हो रहा था, ताकि वीज़ा ऑफिसर को पता हो कि जो पुर्तगाल के 120 दिन का वीज़ा वो ख़त्म होने के बाद भी सऊदी अरब वापस आने के लिए एंट्री के लिए हमारे पास वीज़ा मौजूद था। ठीक है, और पासपोर्ट तो उसका ऑलरेडी 10 साल का बना हुआ था। तो ये जनाब सारी प्रोफाइल थी। तो डियर फ्रेंड्स, अब अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए आप ये लिंक को क्लिक करेंगे, इस पे आप जो है वो अपना इंग्लिश को करेंगे, न्यू ई वीज़ा, तो बिगिन सेशन, इधर आप अपना जो है वो बनाएंगे, अपना अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, रजिस्टर करके, और उसके बाद आप यहाँ पे अपना वीज़ा एप्लीकेशन ऑनलाइन फिल करेंगे। ठीक है, एक तो आपको मैंने पहले बताया था जो कि वो एडिट करके बनाना था, लेकिन इधर भी आपको ऑनलाइन फिल करना पड़ेगा। तो वही चीज़ है, सेम टू सेम वही एप्लीकेशन प्रोसेस है। और वो ऑनलाइन फिल करने के बाद एंड पे आपको फिर वो जो है अपॉइंटमेंट बुक करने की जो है वो आपको कैलेंडर दिखाएगा, उसमें से आपने अपनी मर्ज़ी की डेट चूज़ करनी है। लेकिन फिर वही बात जो बाहर लिखी हुई थी कि आपको एरर आएगा, अगर आपको वो अपॉइंटमेंट वहाँ की अवेलेबल ना हुई तो एरर आएगा बार बार। और इसमें बस एक जो चीज़ मुझे अनकम्फर्टेबल लगी थी वो ये थी कि हर दफ़ा आपको दोबारा से एप्लीकेशन फॉर्म सारा फिल करना पड़ता है, अगर एक दफ़ा आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलती तो। ठीक है, आपको सारे का सारा फॉर्म दोबारा फिल करना पड़ता है। तो ये मैं करता रहा था काफ़ी देर, इस तरह रोज़ाना मैं चेक करता था, 2-3 दफ़ा चेक करता था मैं कि अपॉइंटमेंट मिल जाए। आधा घंटा लगता था अब उसको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने में। एट द एंड नहीं थी अपॉइंटमेंट मिलती, एरर आ जाता था, तो फिर दोबारा मैं फिर कोई 5-6 घंटे बाद फिर दोबारा ट्राई करता था। ट्राई करते रहे तकरीबन 10 से 12 दिन मैं ट्राई करता रहा। और फिर एक दिन फ्राइडे की प्रेयर के लिए मैं निकलने लगा, तो फिर मैंने सोचा कि यार निकलने से पहले मैं ज़रा 10-15 मिनट में ही एक दफ़ा फिर चेक कर लूँ। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 3 मई मतलब कि बिल्कुल 10-12 दिन बाद की मुझे 3 मई की अपॉइंटमेंट जो है वो मेरी बुक हो गई थी। और ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो प्रिंट करवा के तो मेरा कज़न ले गया था, रियाज़ गया था, रियाज़ पुर्तगाल एम्बेसी में। वहाँ पे जाके बहुत इजीली जो है उसको कोई मसला नहीं था हुआ। सारा उसके फिंगरप्रिंट इसके नहीं होते, जॉब सीकर वीज़ा के फिंगरप्रिंट्स नहीं होते, क्योंकि ये शेंजन वीज़ा नहीं होता। ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको अलो करता है पुर्तगाल के अंदर ट्रैवल करने में। ठीक है, अगर आपने कोई टिकट बुक करवानी है तो वो कोशिश करें कि आपकी सेम एयरपोर्ट से अगले एयरपोर्ट पे तो ये 120 दिन का वीज़ा होता है और रीन्यूएबल होता है। उसका प्रोसेस मुझे नहीं पता, अगर रीन्यू करवाने की ज़रूरत पड़ी तो फिर मैं आपको इंशाल्लाह उस पर अलहदा से वीडियो बनवाऊँगा। तो ये सारा प्रोसेस। तो एट द एंड जनाब 3 मई 2023 को अपॉइंटमेंट होती है मेरे कज़न की, और जनाब 26 जून को और जनाब ये ईमेल आती है। तो ये ईमेल आपके सामने है जनाब। ठीक है जी, ये ईमेल आपके सामने है।
तो अल्हम्दुलिल्लाह जनाब वीज़ा मिल गया था मेरे कज़न को जी। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगी होगी वीडियो। कज़न मेरे ने 2 जुलाई की टिकट करवाई हुई थी विज़ एयरलाइन की। उसको 26 जून को ईमेल आती है, ऑफ कोर्स मेरी ईमेल थी, मुझे ईमेल आती है कि जी वीज़ा आपका अप्रूव हो गया। तो वो जद्दा में रहता, अब जद्दा से रियाज जाने में भी 12 घंटे लगते हैं बस पे। तो खैर अभी फिर उसके बाद ईद की छुट्टियां थी, तो फिर ईमेल में उन्होंने ये लिखा था कि 2 जुलाई के बाद आ जाएं ताकि एम्बेसी ओपन हो जाए और आपको आपका पासपोर्ट मिल जाए। तो 3 जुलाई को मेरा कज़न गया था, आज 4 जुलाई है, कल गया था वो, और उसको उसका पासपोर्ट मिल गया, ऊपर वीज़ा लगा हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह। तो टिकट थी विज़ एयरलाइन की, रिटर्न टिकट थी जद्दा से पोर्टो, पोर्टो से जद्दा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मैंने विज़ एयरलाइन को कॉल की थी और वो उन्होंने बोला जी ये टिकट नॉन रिफंडेबल थी। सस्ती सी टिकट्स होती हैं ये, तकरीबन 1200-1300 रियाल की रिटर्न टिकट्स थी। तो देखें इन मामलों में रिस्क तो होते हैं, ठीक है, तो रिस्क लेने से ही जो है वो इंसान कामयाब होता है। इंसान को कोशिश तो करनी चाहिए ना। तो एक कोशिश की थी, तो ये सारा खर्चा आपके सामने है। 72 यूरोस की ट्रैवल इंश्योरेंस, तकरीबन 1300-1400 रियाल की जो है वो रिटर्न टिकट थी। होटल बुकिंग्स वो फ्री हो जाती हैं, और इसके अलावा आपकी एम्बेसी की फ़ीस है, ये ट्रैवलिंग है जो आपने मतलब पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए जो आपने ट्रैवलिंग करनी है, ये वहाँ पे आपने जो थोड़ी बहुत फ़ीस वगैरह देनी है। तो या फिर एम्बेसी की फ़ीस है मेरे ख्याल से वो 200 या 300 रियाल और समथिंग थी, ठीक है। तो टोटल मिला के ये आपका जो एक्सपेंस वो तकरीबन 2500 से 3000 रियाल जो है वो इसको एक्सपेंस आता है। 1000-1200 अगर आपका ज़ाया हो भी जाए तो कोई मसला नहीं यार, ट्राई तो किया ना आपने एटलीस्ट, ठीक है। तो ये सारी एप्लीकेशन थी। तो ये एजेंट्स जो बैठे हुए हैं पता नहीं कितने कितने पैसे लेके लोगों को मरवा देते हैं। ये जैसे कश्ती में जो लोग मरे हैं, इन्होंने भी 20-20, 25-25 लाख रुपए दिए हुए थे। तो भाई खुदारा इस तरफ ना जाएं। बता दूं कि मैं कोई एजेंट नहीं हूँ, ना मैं इस मामले में पढ़ता हूँ, ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन के लिए आपको वीडियो बताई है मैंने। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आपको, वो कहते हैं ना कि मछली पकड़ के देने से बेहतर है मछली पकड़ना सिखा दें। तो मैंने आपको ये सिखाना चाहता हूँ कि मछली आप पकड़ना सीख दें ताकि आपको मेरी जो है वो ज़रूरत ना पड़े। तो ये जो काम मैंने किया है ये हर कोई कर सकता है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपके सामने है। तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह कामयाब करेगा सबको इंशाल्लाह। तो उतनी देर के लिए, और ये तकरीबन 2 महीने इसका प्रोसेसिंग टाइम होता है, तो 2 महीने के अंदर अंदर आपका पासपोर्ट आ जाता है। और इसके अलावा भी अगर कोई आपका क्वेश्चन हुआ तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा इंशाल्लाह। उतनी देर के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।